भाग 4। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इन तत्वों को धारण किया था। स्पेन ने स्वयं अपने लिए इन तत्वों का निर्माण किया था। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान के निर्माण के समय सरकार के पास इतना धन तथा संसाधन उपलब्ध नहीं थे, अतः राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन को सरकार की इच्छा पर निर्भर रखा गया, जिस कारण के.टी. शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र समानता की स्थापना करना है और जनता का परिणाम स्वरूप अधिकाधिक कल्याण सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 36 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 2. राज्य असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 1. का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 2. खा समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। 3. गा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के संसाधनों का
सर्व साधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो। 4. पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 5. पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 6. बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत अनुच्छेद 243 का में ग्राम पंचायतों का प्रावधान कर दिया गया है और अब ये संवैधानिक स्वरूप में परिवर्तनीय हो गई हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन इत्यादि। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का अर्थ गर्भवती स्त्री के बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले और बाद के 3 महीने तक सरकारी छुट्टी वेतन सहित देने से है। अब ये छुट्टी गर्भवती स्त्री के पति को भी बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक मिलने लगी है। केवल 2 बच्चों पर प्रसूति सहायता दी जाती है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के
उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों का संवर्धन। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें एक समान रहेगी, भले विवाह की रीतियां पृथक पृथक रहे। जैसे अपराध के लिए दंड संहिता, चुनाव हेतु आचार संहिता होती है, उसी प्रकार विवाह हेतु सिविल संहिता होती है। अगर मुस्लिम जनसंख्या धार्मिक इस्लामिक कानून के परिप्रेक्ष्य में सिविल संहिता का विरोध करती है, तो फिर उन्हें मुस्लिम धार्मिक दंड संहिता का भी क्यों न पालन करना चाहिए। समान सिविल संहिता लाने से बहुआयामी स्वरूप में सरकारी सिस्टम को परिवर्तित करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा था। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी
सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन इसके तहत ही दुधारू पशुओं के वध को प्रतिषेध करने की बात कही है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43 का, 46, 47, 48 और 43। समाजवादी अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43 और 46। बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद 44, 45, 48 का, 39, 50, 51। भारत संघ बनाम मिनर्वा मिल वाद में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार दोनों को महत्व दे अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य हैं और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार यूएसए से अपनाए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से अपनाए गए। मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं तथा जन्म से प्राप्त हैं। नीति निर्देशक तत्व यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है व वाद योग्य भी नहीं है, बल्कि सरकार की इच्छा पर निर्भर हैं। मूल अधिकार यह
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध योग्य नहीं है। मूलाधिकार। ये सरकार की शक्तियों को घटा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के अधिकार को बढ़ा देते हैं। मूलाधिकार। इसके पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक तत्व। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मूलाधिकार। यह निलंबित हो सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व। यह निष्क्रिय अवस्था में है। मूलाधिकार। यह व्यक्ति की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक तत्व। यह समाज की भलाई के लिए है। धन्यवाद। समाप्त।